नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर शीट आ चुकी है। तो आज हम आपको 8/4/2021 की शाम के शिफ्ट जो आपका पेपर संपन्न हुआ था उसके महत्वपूर्ण जीएस और जीके क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेट में जीएस और जीके के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इन 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके तहत आपकी 3 सर्विस आती हैं। पहला आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम लोग कहते हैं आईएएस। दूसरा आता है भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम लोग कहते हैं आईपीएस। तीसरा आता है भारतीय वन सेवा जिसे हम लोग कहते हैं आईएफएस। इन तीनों की भर्तियां जो कराता है वो यूपीएससी कराता है, संघ लोक सेवा आयोग कराता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की थी, इसलिए सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए उडियो एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यू ऐप के नाम से फेमस था। अभी चेंज होकर के ये धनी ऐप में चेंज हो गया। इस ऐप को अगर इंस्टॉल करेंगे, आप आईडी बनाएंगे, केवाईसी देंगे, तो इस ऐप के अंदर आपको एक वॉलेट मिलेगा। उसमें आप पैसे को डाल सकते हैं, किसी बैंक के द्वारा किसी मित्र से अपने पैसे मंगा सकते हैं और शॉपिंग में इसी वॉलेट का यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो आपका ऐप होगा, धनी ऐप मान लीजिए या फिर उडियो ऐप को मान सकते हैं आप, वो एक प्रकार का आपको एटीएम भी प्रदान करता है। ये एटीएम आपका रुपए कार्ड के अंतर्गत आता है और कोई बैंक से ये संबंध रखता है। तो इस एटीएम का यूज करके आप किसी भी एटीएम में इसके पैसे निकाल सकते हैं बिना किसी बैंक में खाता खुलाए। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एटीएम प्रदान कर सकता है और आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो अभी तो ढेर सारे आ चुके हैं, अमेजन भी अपना दे रहा है, इसके बाद पेटीएम भी अपना दे रहा है। लेकिन आपसे भारत का प्रथम पूछा है तो प्रथम में उडियो आया था। इसको किस कंपनी ने बनाया था? ट्रांसर्व कंपनी ने बनाया था। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? बताइए श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा इसका आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा में पड़ता है। और 2 है ना आपसे, तो दूसरा कहाँ पर है? केरल में पड़ता है। केरल में आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है। तो 2 आपके पास अंतरिक्ष में प्रक्षेपण केंद्र हैं, एक आपका श्रीहरिकोटा में है, दूसरा आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। चौथा क्वेश्चन है, द्रवों में घर्षण बल को क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द्रवों में जो घर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा श्यानता कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। जैसे कि आपने द्रवों में देखा होगा, कुछ द्रव जो होते हैं वो तरल होते हैं और कुछ गाढ़े होते हैं। जो तरल होता है उसे अगर आप गिरा देंगे तो काफ़ी दूरी तक वो जाता है, तो उसमें घर्षण बल कम होता है। अगर उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है तो उसमें घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। जिस शहद को आपने देखा होगा तो शहद गाढ़ा होता है तो उसमें सांद्रता ज़्यादा होती है। जब सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसमें घर्षण बल भी ज़्यादा लगेगा। उसे अगर आप गिराएंगे तो थोड़ी दूर तक जाने के बाद ठहर जाएगा। तो जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतना ही ज़्यादा उसमें घर्षण होगा। तो सही ऑप्शन होगा, द्रव में जो घर्षण बल होता है वो सांद्रता के कारण होता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अभी तो देखिए पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब भी पंचवर्षीय योजना बनती थी उनकी अंतिम मंजूरी को प्रदान करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बना था। ठीक है, ये एक प्रकार का कार्यकारी निकाय था। इसकी संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई, इसलिए इसे ना तो संवैधानिक निकाय कहा जाता है ना तो संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ये एक प्रकार का कार्यकारी निकाय था। जब से नीति आयोग 2015 से बना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व जो है वो खत्म सा हो गया है, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 6वां क्वेश्चन है, गोटी पुआ नृत्य क्या है?
ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। नेत्रों से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं और ढेर सारे नए नए नृत्य आपसे पूछे जा रहे हैं। तो गोटीपुआ नृत्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य जो होता है उसका नाम है गोटीपुआ नृत्य, याद रखिएगा आप लोग। 7वां क्वेश्चन है विद्यांजलि परियोजना क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताइए। देखिए विद्यांजलि परियोजना जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई परियोजना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवकों की भर्ती। जैसे कि आपको लगता है कि आप प्राथमिक स्कूलों में जो कि सरकारी संस्थान है उसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, तो सरकार इसमें आपको निमंत्रण देती है कि विद्यांजलि परियोजना के अंतर्गत कुछ मापदंड लगाए गए हैं। इसके अंतर्गत अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के सरकार की सहायता से और कुछ नया करना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालयों के सुधार हेतु, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन, विद्यांजलि परियोजना, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। 8वां क्वेश्चन है हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? जैसे कि आप जानते होंगे हैदराबाद जो पड़ता है वो दक्षिण के क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ता है आपका दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार, हैदराबाद जो शहर है वो दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो यहाँ पर झारखंड के आसपास पड़ता है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड के पास है। मालवा का पठार जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है और मेघालय तो आप जानते हैं पूर्वोत्तर में जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 9वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में से शामिल नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक नहीं है, बाकी तीनों जो हैं भारत और चीन के मध्य में है। देखिए लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड और चीन आपस में बॉर्डर बनाते हैं, तो ये तो सही होगा। नाथुला क्या है? नाथुला सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम और तिब्बत या फिर सिक्किम और चीन कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी जांच चौकी होगी। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी चीन के साथ में बॉर्डर बनाता है। एक बचता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन। आपसे पूछा था इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं में आएगा खैबर दर्रा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। 10वां क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म बताना है आपको ISP का। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से आप लोग रट लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। देखिए आप जानते होंगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है। माजुली द्वीप जो है नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और जितने भी आप द्वीप देखते होंगे अंडमान, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये सभी सागर में स्थित द्वीप हैं, जबकि माजुली जो द्वीप है ये नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो यहाँ पर मिसिंग जनजाति के लोग रहते हैं, ये आपको कैसे याद रहेगा? जैसे कि ये तो यूनिक तो हो ही गया माजुली द्वीप, तो वहाँ पर एक जनजाति है जो मिस हो गई है, तो मिसिंग जनजाति के लोग जो हैं वो माजुली द्वीप पर रहते हैं। अब से आप लोग को याद हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? देखिए कितने अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाता है। जैसे कि पहले आपसे पूछा जाता था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बताते थे कि मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब आपसे पूछा गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, तो सही ऑप्शन होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ये अपने भाषणों में हर जगह सत्यमेव जयते बोलते थे। इसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो किसने लोकप्रिय बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने इसे लोकप्रिय बनाया। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि बैरम खां का बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही ऑप्शन होगा अब्दुल रहीम। देखिए अब्दुल रहीम जो थे वो बैरम खां का पुत्र था, और खाने खाना की उपाधि जो दी थी वो अकबर ने दी थी। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के बारे में तो आप जानते होंगे, बैरम खां जो थे देखिए 1556 में अकबर जो थे
वो राज सिंहासन पर बैठे तब इनकी आयु 13 वर्ष की थी। तो 13 वर्ष में कोई राज सिंहासन तो चला नहीं सकता, इसलिए हुमायूं ने अपने विश्वास पात्र बैराम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया, जो 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर के संरक्षक के तौर पर कार्य किए। बाद में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक युवक ने बैराम खां की हत्या कर दी। तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था बैराम खां और इनकी बेगम का नाम था सलीमा बेगम, उन दोनों से पुत्र हुआ अब्दुल रहीम, जिसे बाद में अकबर ने ले लिया और सलीमा बेगम से निकाह भी कर लिया था अकबर ने। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को आर्टिकल 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? पुडुचेरी, नागालैंड, गोवा, जम्मू कश्मीर। बताइए। देखिए अभी 370 जो था आर्टिकल वो चर्चा में था, तो 371A आर्टिकल भी चर्चा में आ गया कि कहीं 371A तो नहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 371A जो है वो नहीं खत्म किया जाएगा। इसमें चर्चा की गई है नागा संप्रदाय के लोगों की। देखिए 1963 में जब नागालैंड बना तो उसमें नागा जनजाति को सुरक्षित रखने के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया नागालैंड को, कि वहाँ पर कोई नागालैंड में ज़मीन नहीं खरीद सकता, खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। नागा जनजाति को सुरक्षित रखने के लिए इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371A के तहत। तो आप लोग को याद रहेगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके आने वाले 1 से 2 वर्षों के जो भी एग्जाम होंगे उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन अगर आपको ना आ रहे हो तो इनको नोट डाउन करते आप लोग चलिएगा। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में कुषाण काल की ईंटों से निर्मित ये किला मुबारक स्मारक है। ये फेमस तब हुआ था जब रजिया सुल्तान को बंदी बना करके इस किले के अंतर्गत रखा गया था। तो रजिया सुल्तान को तो आप लोग जानते होंगे, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये बहुत ही पुराना है, कुषाण काल का समय का है, पंजाब में स्थित है किला मुबारक स्मारक। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है सेबी की स्थापना कब की गई? सेबी क्या कार्य करता है? जैसे शेयर मार्केट पर कंट्रोल करने कार्य किसका होता है? वो सेबी का होता है। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन संसद द्वारा इसे संवैधानिक निकाय कब बनाया गया? 1992 बनाया गया, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है। 30 जनवरी 1992 में सेबी को संसद द्वारा एक संवैधानिक निकाय के तौर पर इसकी स्थापना की गई। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान एवं दलदली क्षेत्र शामिल हैं? अच्छा क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कच्छ का रण, मालाबार तट और कोंकण तट। देखिए आपसे यहाँ पर देखिए कुछ आपको हिंट दिए गए हैं। दलदली क्षेत्र है और यहाँ पर खारा रेतीला क्षेत्र है और ऊंचे पर ही पड़ता है, तो क्या हो सकता है? खारे में और दलदली में कच्छ का रण। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा ऑप्शन। कच्छ का रण जो है एक दलदला क्षेत्र है, खारा भी है क्योंकि ये समुद्र के आसपास पड़ता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता बना था 1806 में। ठीक है, इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों को सम्मिलित करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसकी स्थापना हो गई एसबीआई की। ठीक है, एसबीआई की स्थापना हो गई और एसबीआई के इस समय चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1921 ईस्वी में बना था। इसलिए एसबीआई जो है अपना स्थापना वर्ष जो है वो 1806 को मानता है, क्योंकि पहला बैंक जो था एसबीआई का था वो बैंक ऑफ कलकत्ता था 1806 में। इसलिए एसबीआई के 2006 में 200 वर्ष पूरे हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत शासन अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी?
देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया और कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए कुछ ही लोग इसका जवाब दे पाएंगे। सही ऑप्शन होगा यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी और वहाँ पर शासन किसका आया था? सिकंदर हायत खां का शासन आया था। इन्होंने 175 सीटों में से 98 सीटें जीती थी। प्रांतीय चुनाव जो आपके हुए थे पहली बार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1937 में हुए थे। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करेंगे तो पहले आम चुनाव जो हुए थे 1951 और 1952 में पहले आम चुनाव जो हुए स्वतंत्रता बाद, वो आप लोग याद रखिएगा। और पहले ब्रिटिश शासन में पहले प्रांतीय चुनाव जो हुए थे वो 1937 ईस्वी में हुए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसे हम लोग संसद कहते हैं उसके 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे भारत के तौर पर तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को राज्यसभा कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा कहा जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कब बने थे? 1892 बने थे। किसके सदस्य थे ये? हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक शब्दावली NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए। जैसे कि आपका पैन कार्ड जो होता है, NPS अकाउंट जो होता है वो यही कंपनी संभालती है NSDL। जो लोग सरकारी सर्विस में होंगे वो लोग जानते होंगे NSDL से आपको मैसेज प्राप्त होता होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा स्टार्ट की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो आपको बताना है उस अंतरिक्ष यान का नाम। ये नासा का यान था जो कि 2011 में भारत से चला और जुलाई 2016 में बृहस्पति, जिसे हम लोग जुपिटर कहते हैं, तो जुपिटर से मिलता जुलता नाम इसका रखा गया था जूनो। ये जूनो आपका अंतरिक्ष यान था जो कि नासा के द्वारा बृहस्पति ग्रह पर छोड़ा गया। तो बृहस्पति को आप जुपिटर नाम से जानते हैं, तो जूनो से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग करके सोने को शुद्ध किया जाता है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सोना जो होता है वो भी अयस्क से निकलता है। सोने के अयस्क का आपने सुने होंगे काल्वेराइट होता है और सिल्वेनाइट्स होता है। इससे सोना जो है वो निकाला जाता है अयस्क से। तो किसका उपयोग करके? एक्वा रेजिया। आपको मालूम है एक्वा रेजिया में सोना जो है वो घुलनशील होता है, बाकी किसी में सोना नहीं घुलता है। एक्वा रेजिया जो होता है 2 प्रकार के अम्लों का मिश्रण होता है। जैसे कि एक अम्ल होता है HCl और दूसरा होता है HNO3। इनको याद रखिएगा, 3:1 में इनको मिलाया जाता है तो एक्वा रेजिया बनता है। इसमें सोना को डाला जाता है, अयस्क को डाला जाता है, तो 99.99% हमें शुद्ध रूप से सोना प्राप्त हो जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? देखिए जहां पर भी भारत सरकार को कानून संबंधी समस्या आती है तो वहां पर विधि अधिकारी से भारत सरकार अपनी सहायता लेती है। और विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो महान्यायवादी के पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो अच्छा विधि अधिकारी होगा तो राष्ट्रपति उसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। तो इस समय के वेणुगोपाल राव जो हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, वहाँ पर भाषण कर सकता है। राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए वहाँ पर भाषण दे सकता है। लोकसभा का मेंबर ना होते हुए भी वहाँ पर जाकर के भाषण दे सकता है, बैठ सकता है। लेकिन वोट देने का अधिकार जो है, मत देने का अधिकार जो है, इसे प्राप्त नहीं है। किसी भी न्यायालय में जा सकता है। यह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 में इसके बारे में चर्चा की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ही जारी करता है। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा 1965 में यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है, इसके प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? 4 ऑप्शन है। देखिए अगर यहाँ पर भारतीय नहीं लगाता तो सही ऑप्शन होता मॉरिस ट्रेवर्स, ठीक है, लेकिन इसने भारतीय लगा दिया है तो इसका सही ऑप्शन होगा सीवी रमन। सीवी रमन 1933 से लेकर के 1937 तक भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय निदेशक के तौर पर नामित किए गए थे। आपको मालूम है ना, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे पहले निदेशक कौन थे, तो पहले निदेशक थे मॉरिस ट्रेवर्स, लेकिन भारतीय लगा दें तो सीवी रमन को आप लोग सही करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है एमएस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? बताइए। एमएस स्वामीनाथन को आप जानते हैं। विश्व में बात करेंगे हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन। अगर आपसे श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति के बारे में पूछे तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 से 1968 के बीच में हरित क्रांति हुई थी। इसे अगर पंचवर्षीय योजनाओं में आपसे पूछें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को माना जाता है, ठीक है। वैसे आपका 61 से लेकर 66 तक थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन फिर भी इसके बाद योजना अवकाश आ गए तो 1967 और 68 भी आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो उससे भी आप लोग सही कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है निद्रा रोग किसके कारण से होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा काटने पर, मच्छर के काटने पर, सैंड फ्लाई के काटने पर, सीसी मक्खी के काटने पर। बताइए। निद्रा रोग, निद्रा रोग में क्या होता है? आपको नींद बहुत ज़्यादा लगेगी और तेज़ी से बुखार आपके शरीर में रहेगा। इसका सही ऑप्शन होगा सीसी मक्खी काटने पर आपको नींद बहुत आएगी और बहुत तेज़ी से बुखार आ जाएगा। तो सीसी मक्खी के अंदर एक परजीवी होता है ट्रिपनोसोमा परजीवी। ट्रिपनोसोमा परजीवी जो होता है आपके शरीर में इंटर कर जाता है, इससे तेज बुखार और आपको नींद आएगी। यहाँ पर सिक्ता मच्छली मतलब सैंड फ्लाई लिखी है, इसके काटने पर आपको काला जार नामक रोग हो जाता है। मच्छर तो आप जानते हैं मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, डेंगू होता है। और घरेलू मक्खी जो आपके खाने पर अगर बैठ जाती है तो इससे आपको हैजा नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर निद्रा रोग आपसे पूछा है तो सही ऑप्शन होगा सीसी मक्खी काटने पर होता है। ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ या फिर परजीवी से होने वाले रोगों में आपको इसको गिना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला है? चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। स्वतंत्रता के पहले भी इनका नाम यही था और स्वतंत्रता के बाद भी इनका नाम यही है। बताइए। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली महानगर पहले भी दिल्ली नाम से था, अभी भी दिल्ली नाम से ही है। चेन्नई का पहले नाम था मद्रास, कलकत्ता को पहले कोलकाता कहते थे, अभी बंगाल कहते थे, मुंबई को बम्बई कहते थे। तो ये सारे चेंज हो गए, जबकि दिल्ली चेंज नहीं हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है जल में क्या मिलाकर उसकी जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? देखिए जल में 2 प्रकार की कठोरता होती हैं, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। जो अस्थायी कठोरता होती है उसे उबालने पर हम लोग दूर कर सकते हैं या फिर उसमें बुझा हुआ चूना डाल देंगे तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इसके फार्मूले की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, इसको डालने पर जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है, जिसका नाम वॉशिंग सोडा भी होता है, इसलिए वॉशिंग सोडा लिखा गया है। एक और परम्यूटेड विधि होती है, उसमें परम्यूटेड विधि में सोडियम जियोलाइड का प्रयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो इस ऑप्शन में आपको वॉशिंग सोडा मिल रहा है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो रेलवे द्वारा गलत दिया गया। आप लोग देखेंगे जाकर के मेची जो सहायक नदी है वो महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा की सहायक नदी है। एक महानंदा एक्सप्रेस भी चलती है, सिक्किम महानंदा सिक्किम से चलती है, इसी नदी के नाम पर एक्सप्रेस चलती है। तो महानंदा की जो सहायक नदी है वो मेची है। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए पहला वाला, लेकिन रेलवे ने इसका ऑप्शन सही किया है गंडक, जो कि गलत है।
गंडक जो है, गंडक की सहायक नदियों की बात करेंगे। गंडक की दो सहायक नदी हैं, काली गंडक और त्रिशूली गंगा, ये दो ही उसकी सहायक नदी हैं। इसका सही ऑप्शन होगा महानंदा। ठीक है, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया होगा तो उनका महानंदा सही हो सकता है। मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। और गंडक नदी के बारे में आपको मालूम है, यहाँ पर सालिग्राम के पत्थर जो होते हैं, आप जानते हो काले काले गोल, काले काले इस प्रकार से अंडाकार जो पत्थर होते हैं वो सालिग्राम के पत्थर होते हैं, जिसे पूजा भी जाता है, वो इसी गंडक नदी से ही प्राप्त होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे, बताइए। रजत क्रांति जो है किससे संबंध रखती है? धातु से, कृषि से, दूध से, अंडे से। सही ऑप्शन होगा अंडे से इसका संबंध है। अंडे को बढ़ावा देने के लिए, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी। सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? पहले की बात कर रहा है, 1950 की आपसे बात कर रहा है। तो 1950 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम था सुकर्णो, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। अब बात कर लेते हैं 2021 गणतंत्र दिवस परेड की। इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आ पाए, कोरोना के कारण। आना था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन कोरोना के चलते नहीं आ पाए। 2020 की बात करेंगे, 2020 में हमारा 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो आए थे। 2019 में कौन आया था? 70वें गणतंत्र दिवस में कौन आया था? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आए थे। ठीक है, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। 2021 में कोई नहीं आया, पहली बार ऐसा हुआ। हमें लगता है 1966 के बाद ऐसा हुआ है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड पर नहीं आ पाया कोरोना के चलते। बोरिस जॉनसन को आना था। इसके बाद 2020 में मैंने आपको बता दिया बोल्सोनारो आए थे, और 2019 में सिरिल रामाफोसा आए थे। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? टाइपराइटर जैसे, इस टाइपराइटर करते हैं ना आप इस्तेमाल, तो उसका कहते हैं कीबोर्ड। टाइपराइटर जैसे उपकरण कौन सा होता है? कीबोर्ड होता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये क्या करता है? डाटा भेजने का कार्य करता है, इनपुट करने का कार्य करता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को लागू किया गया? बताइए, एकता प्रणाली कौन लाया था? बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश जो थे वो एकता प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने धन के स्थान पर जब भूमि दी जाती है उसी कहते हैं एकता प्रणाली। इसमें जैसे सैनिक होते थे, राज्य अधिकारी होते थे, उनको वेतन देना होता था, तो वेतन की धन की जगह पर ये भूमि देते थे, इसी कहते हैं एकता प्रणाली। इसको ख़त्म किसने किया था? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को ख़त्म किया। और पहली बार नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना, जो सेना होगी हमारी स्थायी होगी, और स्थायी सेना जो होगी उसके हुलिया लिखने की, स्थायी सेना की हुलिया लिखने की, घोड़ा को दागने की, नगद वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, एकता प्रणाली भी खत्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? बताइए, चैसू। काफ़ी नए नए आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैसू जो है एक प्रकार की दाल होती है, जो कहाँ पर फेमस है? उत्तराखंड में फेमस है। चैसू दाल और चावल जो है वो काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है चैसू दाल। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत मतलब 1947 के बाद जो भारत बना उसके पहले विदेश मंत्री कौन थे? सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वयं ही जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास प्रधानमंत्री का पद था, विदेश मंत्री का पद था, और वैज्ञानिक जो शोध होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पास पद था। तो पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
38 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस रूप में जाना जाता है? बताइए। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं आपको नहीं दिखाई पड़ती। जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, उनको जो चश्मा लगता है वो निकट दृष्टि दोष का लगता है, उसमें उनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो वो कौन सा रोग होता है? मायोपिया रोग से ग्रसित होते हैं। इसमें उनको जो चश्मा लगता है वो अवतल लेंस का चश्मा लगता है। जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, 30 से 40 वर्ष बाद फिर आदमी को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, तब उन्हें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। उस समय जो रोग उन्हें होता है दूरदृष्टि दोष में, उन्हें रोग जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में जो रोग होता है उससे हम लोग कहते हैं मायोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में जब नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं तो वहाँ पर उत्तल लेंस का चश्मा लगता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं तो उन्हें मायोपिया होता है और इन्हें में अवतल लेंस का चश्मा लगता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और उनसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब भारतीय संसद कह सकते हैं या फिर आप राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति या फिर संसद किसी भी जाति को एससी में डाल सकती है या तो एससी से निकालकर किसी अन्य जाति में डाल सकती है। तो ये पावर मिली है आर्टिकल 341 के तहत। अनुच्छेद 43 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन के बारे में चर्चा की गई है। 241 की बात करेंगे, 241 में केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं आपके, वहाँ पर उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। 341 मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 200 में राज्यों की विधायिका द्वारा पारित जो भी विधेयक होंगे उनको राज्यपाल के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाएगा तो राज्यपाल या तो उसको सम्मति प्रदान कर देगा या तो उसे अस्वीकृत कर देगा या तो पुनर्विचार के लिए उसे छोड़ देगा और पुनर्विचार के लिए फिर से भेजेगा। लेकिन अगर फिर से विधायिका ने मिल करके पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया तो अब की बार राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उसे इसे सम्मति प्रदान करनी होगी। तो ये आर्टिकल 200 में इसके बारे में चर्चा की गई है। आज का हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में जीएस, जीके और जीए के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 40वां क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का 40 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और जनरल डायर जो इसमें आर्डर दिए थे जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए, उनकी हत्या किसने की थी, कहाँ पर की थी और किस सन में की थी, ये आप लोग बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वरना इन चारों ऑप्शन में बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, दूसरा वाला पार्ट, उसमें इस प्रश्न की चर्चा करेंगे विस्तार से। वहाँ पर आप लोग इसके आंसर को जान सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग इसका सही उत्तर लिखते हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न काफ़ी अच्छे थे। अगर आप 25 से 30 तक भी सही करने का प्रयास करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर जो होगा वो बेस्ट स्कोर होगा। अच्छे स्टूडेंट 30 प्लस कर सकते हैं, लेकिन मीडियम स्टूडेंट कम से कम आप लोग 25 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और भी सीरीज करना चाहते हैं, एनटीपीसी 2021 में जो पेपर संपन्न हुआ है उसके ढेर सारे आप जीएस जीके के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आप लोग जितने कहेंगे उतने आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हमारे पर एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो जितने आप लोग कहेंगे उतने आपको पिछले सालों के जो एनटीपीसी के पेपर हुए हैं, अभी इसके बाद ग्रुप डी के पेपर भी आपको कराऊंगा, वहाँ पर से आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।